बजट को आए हुए 24 घंटे हो गए हैं। इस पर देश भर में खूब चर्चा हो रही है। हर आदमी बजट के दस्तावेजों और वित्त मंत्री के भाषण में अपना अपना नफा नुकसान तलाश रहा है। कोई कह रहा है बजट दूरदर्शी है, तो कोई कह रहा है इतना दूरदर्शी है कि दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा। लोग अपने अपने तर्कों के साथ बहस कर रहे हैं। एक बहस राष्ट्रीय पटल पर भी हो रही है। जगह है देश की संसद। राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट चर्चा का विषय है और तमाम माननीय सांसद अपने अपने हिसाब से बजट को परिभाषित कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आज दी लल्लन टॉप शो में बड़ी खबर में बात संसद के गलियारे और उसके बाहर हो रही इसी चर्चा की। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। चूंकि 2022 का साल किसानों की आय दोगुनी होने का साल है, तो इस पर विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे। देखिए, किसी भी सरकार का आकलन उसके काम के आधार पर किया जाता है और सरकार जब कोई काम करती है तो एक लक्ष्य लेकर चलती है। कुछ घोषणाएं तात्कालिक होती हैं और कई में सालों आगे की बात होती है और उसके लिए सरकार और उसके नुमाइंदे एक डेडलाइन बताते हैं। कहते हैं फला तारीख या फला साल में ये काम पूरा हो जाएगा। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का वादा था कि किसानों की आय 2022 में डबल कर दी जाएगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या डेडलाइन के अंदर काम पूरा हुआ? इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। उससे पहले आज एक और नई डेडलाइन राज्यसभा के अंदर पंजाब के बीजेपी सांसद श्वेत मलिक ने दे दी। बाकी डेडलाइनों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने वो डेडलाइन बता दी जब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बड़ी ही ऊर्जा के साथ श्वेत मलिक ने बड़ा ही दिलचस्प भाषण दिया। हमारे युग पुरुष, ओजस्वी, तपस्वी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके प्रति जो उन्होंने उपलब्धियों के बारे में बात की है, तो मोदी जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जो मोदी जी के ऊपर आगे मैं बोलूंगा कि मोदी सरकार के बढ़ते कदम, काम ज्यादा बातें कम। ये मोदी जी की उपलब्धियां हैं। सो माननीय राष्ट्रपति जी ने जो कहा कि मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां देखते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आजादी जो 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तो उस समय एक आधुनिक भारत और विकसित भारत का निर्माण होगा मोदी जी के हाथों। क्योंकि जो मोदी जी की सरकार है लंबे समय तक चलने वाली है और उसके बाद ये देश परम वैभव पर पहुंचेगा। ये देश विश्व शक्ति बनेगा। ये देश विश्व गुरु बनेगा। ओजस्वी, तपस्वी और यशस्वी, अनुप्रास की तगड़ी छटा। इन शब्दों के साथ श्वेत मलिक जी ने बता दिया कि साल 2047 में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा। अब 2047 का किसने देखा? हम आप रहे या ना रहे कौन जानता है, मगर आज हम जो जान पा रहे हैं वो है साल 2022। और इस साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2016 को एक डेडलाइन बताई थी। आज से करीब 6 साल पहले किसानों के लिए एक सपना देखा। क्या था वो सपना? एक बार सुनिए, शायद कुछ याद आ जाए। भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरा सपना पूरा हो सकता है। मेरा सपना आपका सपना बन सकता है। मेरा और आपका सपना मिलकर के हम उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में सवाल उठता होगा कि मोदी का कौन सा सपना है? किस सपने के लिए मोदी हमें जोड़ना चाहता है? मेरे किसान भाइयों बहनों, 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे। क्या हम एक संकल्प कर सकते हैं? राज्य सरकारें संकल्प कर सकती हैं, मेरे किसान भाई बहन संकल्प कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम
किसान की इनकम को 2 गुना कर देंगे, उसकी आय 2 गुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? भाइयों बहनों, हो सकता है किसान की आय डबल हो सकती है, हो सकती है, किसान की आय डबल हो सकती है। 2022 में किसान की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? 2022 में किसानों की आय डबल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये पूछा तो रैली में खड़ी जनता की तरफ से एक सुर में कहा गया, हाँ, होनी चाहिए। तो अब 6 साल बाद आजादी का 75वां साल 2022 आ गया। सरकार इस साल को अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है और किसान इसमें अपना डबल इनकम रूपी अमृत खोज रहे हैं। और इसी से जुड़ा सवाल राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूछ लिया। सर, किसानों की आमदनी तो आप 2 गुना करने की बात किए या नहीं किए? अगर आप नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहा, तो मैं चुप बैठूंगा। 2 गुना ये क्या किसानों की आमदनी, लेकिन आज उनको 2 गुना तो छोड़ो, उसके बारे में मेंशन भी नहीं है। प्रेसिडेंशियल स्पीच में वो मेंशन भी नहीं किए, उनके बारे में बोले भी नहीं। ये 2 गुना करने की तो बात और होगी। उसके बाद जो बड़े बड़े उद्योगपति इससे फायदा उठाना चाहते थे, शुक्र है कि किसान लोग कम से कम 1 साल के ऊपर वहां पर धरना बैठे और 14 महीने धरना बैठे और 700 लोग वहां पर अगर अपनी जान दिए। अगर ये 3 काले कानून अगर आप पहले ही वापस लेते, ये 700 लोग नहीं मरते, ये बच जाते। लेकिन आप हठधर्मी से हम जो करते वो अच्छा है, हमने जो किया वो अच्छा है। सवाल यही कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? सरकार की तरफ राज्यसभा में खड़गे के सवाल का जवाब नहीं मिला, मगर इसका जवाब कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। क्या दिया वो भी सुन लीजिए। So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. सीधा सा सवाल था कि किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं। इसका सीधा जवाब न देकर कहा गया, हम इस पर काम कर रहे हैं, मतलब कार्य प्रगति पर है। जैसे तमाम बनती सड़कों या मैनहोल पर बोर्ड लगा होता है, सावधान, कार्य प्रगति पर है। तो ऐसे में क्या इसका मतलब ये मान लें कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ? और हुआ तो कितना हुआ? तो इसके लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। देश के किसानों की औसत आय साल 2013-14 में 6,426 रुपए प्रति महीना थी और इसी को दोगुना करने का वादा था। 2021 में कृषि मंत्री से लिखित सवाल पूछा गया कि किसानों की आय का क्या हुआ, तो उनका लिखित जवाब था कि साल 2019 में किसानों की आय के लिए सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण के आधार पर जानकारी दी गई कि देश में किसानों की औसत मासिक आय 6,424 से बढ़कर 10,218 हो गई है। ये 2019 के आंकड़े। इसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा मासिक आय मेघालय के किसानों की है, 29,348 रुपए। इसके बाद आते हैं पंजाब के किसान, जिनकी मंथली इनकम 26,701, हरियाणा के किसानों की 22,841 रुपए है, जबकि सबसे कम झारखंड के किसानों की आय है 4,895 रुपए। उड़ीसा के किसान की मासिक आय भी लिस्ट में नीचे से दूसरे नंबर पर है, 5,112 रुपए। बिहार के किसान की आय 7,552 और उत्तर प्रदेश के किसान की आय 8,061 रुपए महीने की बताई गई है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश का किसान औसतन जो महीने का 10,218 रुपए कमा रहा है, वो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2,959 रुपए बुआई और उत्पादन में खर्चता है, 1,267 रुपए पशुपालन में, यानी करीब 4,200 रुपए तो उसकी लागत है। उसके बाद करीब 6,000 रुपए उसके हाथ में बचते हैं। इसी में उसे अपना घर चलाना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, सब कुछ उसे उन्हीं 6,000 रुपयों में करना पड़ता है। 6,000 रुपए क्या होते हैं ये हम और आप सब जानते हैं। किसानों की आय पर 2022 के आंकड़े आए नहीं। इस दौरान किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, मगर बढ़ी तो है।
मगर साथ ही बढ़ गई है किसान की लागत। खाद के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए। वो 80 से 90 रुपए लीटर डीजल खरीदता है, ट्रैक्टर चलाता है, यानी आमदनी के परिपेक्ष खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष के सवालों से इतर सरकार बजट में किए गए किसानों के लिए तमाम ऐलानों को गिना रही है। सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई, मसलन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और एमएसपी का जिक्र, जिसे आज प्रधानमंत्री ने भी दोहराया। एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई है, लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें, धान की, जो सीधे सीधे छोटे किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और छोटे किसान की खेती जेब के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है। सिर्फ धान को ही अगर बात करें तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 68,000 करोड़ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसान के जेब में पहुंचने वाला है। और ये राशि भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। इसका लाभ भी देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को होगा, और छोटे किसान के लिए तो ये रकम बहुत बड़ी होती है, उसको खेती में कुछ करने के लिए हिम्मत देती है। प्रधानमंत्री ने बजट को किसान फ्रेंडली बताया, मगर अब 2 गुनी आय वाली 2022 की डेडलाइन पर बात नहीं हो रही। आंकड़ों और जमीन में हमेशा अंतर होता है, तो यहाँ भी है, और इनके बीच एक सच्चाई भी है कि जो भी आमदनी बढ़ी उसके साथ साथ किसानों पर कर्जा भी बढ़ा है। देश के किसानों पर 16.80 लाख करोड़ रुपए का कृषि कर्ज बकाया है। 6 महीने पहले लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में करीब 1.64 करोड़ किसानों के खातों पर 1.79 लाख करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह कृषि ऋण माफ करने नहीं जा रही। सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक कृषि ऋण के मामले में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। वहां 1.69 लाख करोड़ रुपए बकाया है। कर्ज के मामले में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। वहां किसानों पर 1.55 लाख करोड़ कर्जा बाकी है। यानी एक तरफ कर्ज की चिंता, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई की चिंता, और इस चिंता के बीच अब वो तारीख नहीं मिल रही कि आखिर अमृत महोत्सव के इस साल में किसानों को 2 गुनी आमदनी का अमृत कब पीने को मिलेगा। अभी साल के 10 महीने बाकी हैं और इंतजार भी, क्योंकि सरकार अब इस पर जवाब देने से बच रही है। सरकार से सवाल और भी कई हैं, जिसको लेकर संसद में राहुल गांधी ने बड़ा आक्रामक बयान दिया। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी 2 स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने यह नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो, और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। द नेशन इज नाउ एट रिस्क।
The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में भी बात बजट की। संसद के बाहर से आया एक बयान हैदराबाद से, और उस नेता का जिसके बयानों की चर्चा अमूमन मीडिया में ज्यादा होती नहीं, लेकिन आज दिल्ली में बयान खूब चर्चा में रहा। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बयान की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बजट देखने के बाद मेरा दिल जल गया। सुनिए। हिंदुस्तान के जनता को जागना है, हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है, हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से एक दो दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं। तो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। बजट के बहाने केसीआर ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। इनडायरेक्टली कहा कि जिस राज्य में चुनाव होता है वैसी ड्रेस पहनकर चले जाते हैं। इससे देश का क्या भला होगा? क्या बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी? सुनिए। బెంగాల్లో ఎలక్షన్ వస్తే గడ్డ మెంచుకొని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్లా కనపడాలి, పూరణీయమ్మ. తమిళనాడులో ఎలక్షన్ వస్తే లుంగి కట్టుకొని గీదావా? ఈ ట్రిక్కుల మీద భారతదేశానికి కరెంట్ వస్తుందా? ఈ బట్టలు మారిస్తే వస్తుందా? వస్తుందా? ఇక బట్టలు మార్చుడు, ట్రిక్కులు తొట్టుడు గవి తప్ప ఏమైనా వచ్చిందా ఈ దేశానికి? పంజాబ్ ఎలక్షన్ ఉంటే సర్దార్జీ పగిడి పెట్టాలి, మణిపూర్ ఎలక్షన్ ఉంటే అక్కడ టోపీ పెట్టాలి, उत्तराखंड में उत्तराखंड टोपी बेटा गिरी टोपी ला। वैसे हमें तेलुगु नहीं आती, अनुवाद में किसी से मदद ली है तो बबल टेक्स्ट में एक आध शब्द की हेरफेर हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। खैर, केसीआर से यूपी चुनाव पर भी सवाल पूछा गया, जवाब सुनिए। देख लीजिए आप मेरे बात क्या होगा। सर यू सेड दैट यू बेटा ऐसा है ना, भाजपा जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का बेशरम तरीके वो लोग अपनाते हैं ना, जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी ताकत में कटौती होगी, जनता का समर्थन में कमी दिखेगा, ये देख लेना। You are saying that you don't see the elections that are coming up as any kind of semi-finals. It is not at all. There is somebody short-sighted. That's a short-sighted understanding, madam. These are not semi-finals, not at all. Nobody should think like that. If BJP wins in Uttar Pradesh, they will उनको अहंकार और चढ़ेगा और गलतियां ज्यादा करेंगे, देश के लिए फायदा होगा। समझा आपने? जब अधिकार ज्यादा होता है ना, अहंकार भी ज्यादा होता है। आपको पता ही होगा कि केसीआर तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं, संस्थापक हैं। इस पार्टी का ना तो बीजेपी से अलायंस है ना कांग्रेस से, बस एक अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से। हालांकि यहां भी घोषित तौर पर दोनों पार्टियां साथ नहीं हैं। केसीआर का मामला ममता बनर्जी की तरह है, तो इस संदर्भ में आप केसीआर का यूपी चुनाव पर बयान समझ सकते हैं। ये तो बात हुई केसीआर के बयानों की। अब केसीआर ने पीएम मोदी को टारगेट किया है। रिएक्शन बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आए। उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनते हैं। I don't know. I think he lost his mind totally because he is saying the budget, is actually a golmaal budget, and he said we need to rewrite the constitution. I don't know how these two things he brought together. But actually, who has accused the constitution more than KCR? I am asking him a straight question. Who actually, who bought MLAs, on the street? दूसरी सुर्खी में बात यूपी चुनाव की। यूपी में आज खूब रैलियां, भाषणों की खूब गर्माहट दिखी। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव है, तो सभी पार्टियां अभी जोर पश्चिमी यूपी में लगा रही हैं। पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा किया। दोपहर में अलीगढ़ के अंतरौली में रैली थी। इसके अलावा बदायूं में भी उनका कार्यक्रम था। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर खूब निशाना साधा। सुनिए। आप मुझे बताइए कि बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में
पुलिस से गुंडे डरते हैं उत्तर प्रदेश में, माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में चुनाव प्रचार किया, उनको भी सुन लेते हैं। जब 2017 में मैं आया था तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, और ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। अब समाजवादी पार्टी वाले खेमे में आते हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके गठबंधन पार्टनर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक साथ रथ यात्रा निकाली। शामली से गाजियाबाद तक रथ यात्रा निकाली गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, निशाने पर सीएम योगी और बीजेपी। सुनिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहती है। नेगेटिव पॉलिटिक्स अब पसंद नहीं है। लोग विकास, खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ना चाहते हैं। भविष्य देख रहे हैं, किसान अपना भविष्य देख रहा है, नौजवान अपना भविष्य देख रहा है, उद्योग कारखाने नहीं लग रहे। आखिरकार उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी। अब बात बीएसपी की। आज से बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पश्चिम यूपी में एक्टिव दिख रही हैं। मायावती ने आज आगरा में रैली की, सुनते हैं। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। आपको पता ही होगा, चुनाव के पहले चरण में यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 14 फरवरी को 55 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरी सुर्खी में भी बात यूपी चुनाव की। आज समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट आई है। इसमें कुछ प्रमुख नेताओं की सीटों के बारे में आपको बता देते हैं। रायबरेली की सीट से बिजमा यादव को टिकट मिली है। इलाहाबाद पश्चिम में अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके सामने बीजेपी से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। इलाहाबाद दक्षिण में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के खिलाफ रईस चंद शुक्ला को उतारा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल गई है। पहले कुशीनगर की पडरौना सीट से लड़ते थे, अब समाजवादी पार्टी ने फाजिल नगर से टिकट दी है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से सपा ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। वहां से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को टिकट दी है, जबकि बीजेपी से इस सीट पर राजेश्वर सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं और वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। यूपी के बाद अब बिहार की तरफ चलते हैं। वहां चुनाव तो नहीं है, लेकिन वहां से भी एक मंत्री जी के बयान को लेकर खूब चर्चा है। बयान 2 दिन पुराना है, लेकिन अब भी बयान की खूब चर्चाएं हो रही हैं। बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार हैं। ये मद्य निषेध आप नहीं समझ पाए तो आसान भाषा में समझिए कि इन मंत्री जी को शराबबंदी का काम देखना है। शराब के अवैध कारोबार के बारे में वो कह रहे हैं कि लोग गरीब हैं और कुछ पैसा कमाने के लिए अवैध कारोबार कर लेते हैं। अब आप सोचिए, बिहार सरकार को शराबबंदी भी करनी है, शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों को जेल भी डालना है, और जब अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों पर सवाल पूछा जाए तो गरीब और बेचारे हो जाते हैं, जो चंद पैसों के लिए ये काम करते हैं। वाह मंत्री जी। मंत्री जी के बयान के बाद आप जेडीयू विधायक का बयान सुनिए। जहरीली शराब को लेकर वो कह रहे हैं, लोग मरते जाएगा तो कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। सुनिए। अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है, तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना।
इसको सुधार। नीतीश कुमार मतलब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? अब चलते हैं पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए जनता से नाम मांग रही है। आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी ने जनता के फोन कॉल्स और मैसेजेस के आधार पर भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस भी अब वही तरीका अपना रही है। वहां मुकाबला दो नामों में है, मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने आज वैष्णो देवी का भी दर्शन किया, ट्विटर पर वीडियो भी डाला था। एक सुर्खी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर आज मुंबई के एक कोर्ट ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। राष्ट्रगान के अपमान के मामले में नोटिस है। कोर्ट ने ममता को 2 मार्च तक पेश होने को कहा है। मामला यह है कि दिसंबर 2021 में एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजा तो ममता बनर्जी खड़ी नहीं हुई। इस पर किसी ने उनके खिलाफ शिकायत कर दी थी, जिस पर अब कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अब आखिर में कू की राय। आज का सवाल था, क्या किसानों की आय 2022 में दोगुनी होगी? हाँ 38%, नहीं 62%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी लल्लन टॉप को फॉलो करें। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या हैशटैग LT शो ऑन कू के साथ कू पर बता सकते हैं। हम उसे भी द लल्लन टॉप शो में शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।